हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे आधुनिक हिंदी के विकास में प्रमुख संस्थाओं का योगदान। यह यूजीसी एनटीए नेट के पाठ्यक्रम में शामिल एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लगभग सभी परीक्षाओं, चाहे टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो, चाहे नेट का एग्ज़ाम हो, उनमें इन सभी संस्थाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। अक्सर हमने देखा है कि खड़ी बोली हिंदी गद्य या फिर आधुनिक हिंदी के विकास के संदर्भ में व्यक्तियों के योगदानों को तो हम जानते हैं, लेकिन किन किन संस्थाओं ने इस के बारे में अपना अहम रोल निभाया, महत्वपूर्ण काम किया है, उन संस्थाओं के बारे में भी जानना जरूरी है। तो इस क्रम में हम देखते हैं जो पहली संस्थान है जिसकी स्थापना सन 1800 ईस्वी में हुई, उसका नाम है फोर्ट विलियम कॉलेज, जो कि कलकत्ता में स्थापित किया गया। इसके संस्थापक थे मार्क्वेस वेलेज़ली। अभी हम जब हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक पर चर्चा कर रहे थे तो उसमें हमने इसका जिक्र किया था कि राजनीतिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इस कॉलेज की स्थापना की गई थी। लेकिन भले ही अंग्रेज़ों ने राजनीतिक उद्देश्य से स्थापना की, लेकिन खड़ी बोली और हिंदी के विकास में इस संस्था का योगदान मुख्य रूप से रहा है। इसमें 4 खड़ी बोली के गद्य लेखकों को शामिल किया गया था। इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदा सुखलाल और सदल मिश्र का नाम लिया जाता है। दूसरी जो प्रमुख संस्था रही है, जो कि कॉलेज के रूप में ही रहा है, हिंदू कॉलेज, जो कि कलकत्ता में स्थापित किया गया। आमतौर पर आप देखते हैं कि हिंदू कॉलेज का जब नाम लिया जाता है तो एक नई दिल्ली में भी स्थापित है हिंदू कॉलेज, लेकिन शुरुआती दौर में आधुनिक हिंदी के विकास में हिंदू कॉलेज जो कलकत्ता वाला था उसकी अहम भूमिका रही है। अगली संस्था के बारे में बात करें तो सन 1873 ईस्वी में तदीय समाज की स्थापना की गई, जिसके संस्थापक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक युग के जनक भी माने जाते हैं। उन्होंने अपने समय में खड़ी बोली और हिंदी के विकास को लेकर अहम रोल निभाया और साथ ही मंडल की स्थापना करके तमाम निबंधकारों, साहित्यकारों को जोड़ा और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से खड़ी बोली का विकास किया। और अब जानते हैं कि उस समय जब भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखना शुरू किए थे तो खड़ी बोली का स्वरूप अभी विकसित ही हो रहा था। एक तरफ संस्कृत निष्ठ हिंदी की बात की जा रही थी, दूसरे तरफ उर्दू निष्ठ हिंदी की बात की जा रही थी। इन्होंने बीच की रास्ता को निकाला और कहा सन 1873 ईस्वी में कि हिंदी नए चाल में ढली है। जो भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, कभी न कभी परीक्षा में पूछा गया है। अगली जो संस्था है जिसकी स्थापना 1884 ईस्वी में हुई, इंडियन प्रेस इलाहाबाद, जिसके संस्थापक थे चिंतामणि घोष। ये वही चिंतामणि घोष हैं जिन्होंने सन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका जैसी पत्रिका का संपादन शुरू किया। बाद में उसको स्थापित करने में महावीर प्रसाद द्विवेदी इत्यादि का नाम लिया जाता है। तो इंडियन प्रेस, जिसकी स्थापना सन 1884 ईस्वी में हुई। इसके बाद 1893 ईस्वी में नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना की गई, जो कि काशी में है, जिसे वर्तमान में बनारस के नाम से जाना जाता है, या वाराणसी भी के नाम से भी उसको जानते हैं। तो 1893 ईस्वी में नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना की गई। इसके संस्थापकों में बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह का नाम लिया जाता है। नागरिक प्रचारणी का मुख्य उद्देश्य था, एक तो लिपि को लेकर इसका संघर्ष चल रहा था, दूसरे तरफ खड़ी बोली को स्थापित करने के लिए और हिंदी को मुख्य भाषा बनाने की दृष्टिकोण से इसने मुख्य रूप से जो भी शोध ग्रंथ थे, पांडुलिपियाँ थीं, ग्रंथावलियाँ थीं और शब्दकोश थे, उनका प्रकाशन का कार्य शुरू किया। तो नागरिक प्रचारणी सभा का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है खड़ी बोली और हिंदी के विकास में। अब वर्तमान समय में इस जो संस्था, ये संस्था, इसकी स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं है। जो भी बनारस में कभी जाते हों तो एक बार ज़रूर नागरिक प्रचारणी सभा को देखने की कोशिश करें। वहाँ की बिल्डिंग्स एकदम जर्जर हो गई है। ये वो संस्था है जिसने कि हिंदी को तो मजबूत किया, लेकिन आज की स्थिति में उसकी मजबूती का किसी को ख्याल नहीं है। सन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ। जैसा कि मैंने ऊपर ही बताया कि चिंतामणि घोष ने इस पत्रिका के संपादन का काम शुरू किया था। बाद में से इसमें बाबू श्याम सुंदर दास भी जुड़े, लेकिन सरस्वती पत्रिका को इज्जत उस समय मिली, प्रतिष्ठा उस समय मिली जब इसके संपादक के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कार्यभार संभाला और लगभग 17 वर्षों तक उन्होंने इस पत्रिका का संपादन किया। यानी कि 1920 ईस्वी तक इस
के संपादक के तौर पर रहे और सबसे पहले उन्होंने पद्य और गद्य दोनों की भाषा को खड़ी बोली के को अपनाने पर जोर दिया, व्याकरण पर ध्यान दिया और मानक और परिनिश्चित रूप बनाने में उन्होंने खड़ी बोली को परिमार्जित करने की कोशिश की। तो एक तरीके से आप सरस्वती पत्रिका के माध्यम से महावीर प्रसाद द्विवेदी को भी ध्यान में को रखना पड़ेगा। अगली जो संस्था है 1906 ईस्वी में भारतेंदु नाटक मंडली की स्थापना की गई, जो कि काशी में स्थापित हुई। और आप जानते हैं कि नाटक के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काफ़ी अहम रोल निभाया, चाहे वो अनुदित नाटक हों, चाहे मौलिक नाटक हों। और खुद उस समय के जो नाटककार थे, खासतौर से भारतेंदु युग के, वो नाटक लिखते भी थे और नाटक में अभिनय करने में भी अपना अहम रोल निभाते थे। काफ़ी इंजॉयमेंट के साथ वो नाटक लिखा करते थे और उसको अभिनीत भी करते थे। तो उनके याद में भारतेंदु नाटक मंडली की स्थापना काशी में की गई। अगली जो महत्वपूर्ण संस्था है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, जिसको स्थापित किया मद्रास में, चेन्नई में स्थापित किया गया था। अब तक आपने ऊपर जितनी भी संस्थाओं को देखा सब उत्तर भारत में स्थापित हुई। सन 1918 ईस्वी में पहली बार दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई, वो भी चेन्नई में की गई। जब भी आपने सुना होगा कि हिंदी का सबसे ज़्यादा विरोध अगर कहीं हुआ तो तमिलनाडु में हुआ, लेकिन महात्मा गांधी के संघर्ष से या फिर उनके प्रस्ताव से सन 1918 ईस्वी में दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा को स्थापित किया गया, ताकि जो हिंदी है वो उत्तर से लेकर दक्षिण तक लोगों को जोड़ने का काम करे। सन 1920 ईस्वी में गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद की स्थापना की गई, जिसके संस्थापक के रूप में महात्मा गांधी थे। सन 1927 ईस्वी में हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद की स्थापना की गई, जिसके संस्थापक थे सर विलियम मैरिस। हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद से कई पुस्तकें भी प्रकाशित होती रही हैं, ठीक है। सन 1929 ईस्वी में हिंदी विद्यापीठ देवघर झारखंड की स्थापना की गई। सन 1935 ईस्वी में नागरी लिपि सुधार समिति की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष काका कालेलकर थे। सन 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की गई लखनऊ में। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष थे प्रेमचंद, और प्रेमचंद ने यहाँ पर एक महत्वपूर्ण भाषण दिया था, साहित्य का उद्देश्य। उन्होंने कहा था कि साहित्य राजनीति के आगे जलने वाली मशाल है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट उनका भाषण था, जो कि आज भी कई पाठ्यक्रमों में भी शामिल है। और जितने भी परीक्षार्थी हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस निबंध को पढ़ना जरूरी है, ताकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रेमचंद ने आखिर 1936 में जब अध्यक्षीय भाषण दिया था तो उनका क्या लक्ष्य था, उनका क्या मिशन था। सन 1936 ईस्वी में ही राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की स्थापना की गई, जो कि महाराष्ट्र में। इसके संस्थापक महात्मा गांधी थे और वर्धा में ही महात्मा गांधी की याद में एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। आप सभी उससे परिचित भी होंगे, कई वहाँ पे पढ़ाई भी कर रहे होंगे। वहाँ पर खासतौर से जो भी बच्चे JNU DU इत्यादि में पढ़ते हैं और वहाँ पर MPhil इत्यादि में एडमिशन नहीं हो पाता है, तो एक बार वो रुख वर्धा की तरफ भी करते हैं। अगली जो संस्था है 1941 ईस्वी में प्रकाशन विभाग, जो कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन आती है, इसका प्रकाशन किया गया। प्रकाशन विभाग एक महत्वपूर्ण संस्था है। जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते होंगे बच्चे और इंडिया ईयर बुक पढ़ते होंगे, या फिर भारत 2022 खरीद लिए होंगे, 2021 भी खरीद चुके रहे होंगे, या फिर 2020, तो इस तरीके से यहाँ से ईयरली एक बुक निकलती है इंडिया ईयर बुक नाम से। तो इसलिए थोड़ा सा भारत प्रकाशन विभाग को भी आप ध्यान में रखिए। और जितने भी सरकारी पत्र पत्रिकाएँ निकलती हैं, खासतौर से योजना, कुरुक्षेत्र या फिर आजकल, ये सब प्रकाशन विभाग से ही प्रकाशित होती हैं। सन 1943 ईस्वी में इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन यानी कि इफ्टा की स्थापना की गई थी, जो कि अपने थिएटर के माध्यम से खड़ी बोली और हिंदी के विकास में अहम रोल निभाए। इसके साथ ही सन 1944 ईस्वी में परिमल नाम से एक संस्था की स्थापना की गई, जो कि नए लेखकों की एक संस्था थी। आप देख रहे हैं कि उस समय प्रयोगवाद का भी समय चल रहा था। तार सप्तक के माध्यम से कवि अपने कविताओं को लिख रहे थे, और उन तब सप्तकों के कवियों को पढ़ेंगे तो उनकी भाषा शैली को देखेंगे आप, तो एक एकदम से विकसित खड़ी बोली और हिंदी का रूप आपको वहाँ पर दिखाई पड़ेगा। लेकिन प्रयोगवाद के खिलाफ एक नए
लेखकों की संस्था स्थापित की गई, जिन्हें कि परिमल के नाम से जाना जाता है। सन 1944 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ न्यास की स्थापना की गई, जिसके संस्थापक के तौर पर साहू शांति प्रसाद जैन तथा श्रीमती रमा जैन ने उसको स्थापित किया था। भारतीय ज्ञानपीठ, ये वही ज्ञानपीठ है जिसके की नाम पर इस समय साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है, भारतीय ज्ञानपीठ। सन 1945 ईस्वी में राष्ट्रभाषा विकास परिषद की स्थापना की गई, पुणे में। सन 1945 ईस्वी में नागरी पहचानी लिपि समिति बनाई गई। सन 1947 ईस्वी में बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया गया। देवनागरी लिपि सुधार समिति, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक सुधार समिति का गठन किया गया सन 1947 ईस्वी में। 1948 ईस्वी में फिल्म प्रभाग की स्थापना की गई, जो कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन आती है। सन 1950 ईस्वी में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना की स्थापना की गई। सन 1952 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई, जो कि भारत सरकार द्वारा संचालित होता है। सन 1954 ईस्वी में साहित्य अकादमी की स्थापना की गई, ये भी भारत सरकार द्वारा ही संचालित होता है। ये सब जो भी अकादमियाँ स्थापित की गई हैं, उन अकादमियों के माध्यम से कुछ कुछ पुरस्कार भी दिए जाते हैं, जो कि हिंदी के विकास में जिन कवियों और लेखकों का महत्वपूर्ण रोल रहता है, चाहे रचनाओं के माध्यम से, चाहे अपने किसी भी रचना कर्म के माध्यम से, तो उनको पुरस्कृत करने की योजना है इसमें। सन 1955 ईस्वी में राजभाषा आयोग की स्थापना की गई, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट। अध्यक्ष इसके थे बीजी खेर, बाल गंगाधर खेर इसके प्रथम अध्यक्ष थे। जब हमने संवैधानिक रूप से दर्जा प्राप्त हिंदी को संवैधानिक दर्जा किस किस अनुच्छेद के तहत मिला था, उस लेक्चर में हमने ये भी बताया था कि राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई थी, और इसके अंतर्गत जो राजभाषा नियम बनाए गए हैं उसके बारे में भी चर्चा की थी। उस वीडियो लेक्चर को भी आप देख सकते हैं। 1957 ईस्वी में नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना की गई, जो कि भारत सरकार द्वारा ही संचालित है, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में NBT भी कहा जाता है। NBT कहने पर तुरंत समझ जा रहे होंगे। यहाँ से भी प्रमुख लेखकों की किताबें निकलती रहती हैं। सन 1957 में आकाशवाणी की स्थापना की गई, जो कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन काम करता है। 1959 में दूरदर्शन को स्थापित किया गया, जो कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन काम करता है। 1959 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी कि NST की स्थापना की गई, जो कि दिल्ली में स्थित है। 1960 ईस्वी में केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना की गई, जो कि नई दिल्ली में है। 1960 ईस्वी में ही केंद्रीय हिंदी समिति की स्थापना की गई, जो कि नई दिल्ली में स्थापित है। 1960 और 61 में केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की स्थापना की गई, जो कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के उच्चतर विभाग से संबंधित है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जितने भी फॉरेनर सब हिंदी सीखने की कोशिश करते हैं या हिंदी सीखना चाहते हैं, तो उनको कई बार केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में भेजा जाता है पढ़ने के लिए। और यहाँ पर अगली जो संस्था है, सन 1961 ईस्वी में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। अब यहाँ पर हमने देखा कि खड़ी बोली और हिंदी का विकास अपने स्वरूप में हो चुका था, एकदम परिमार्जित परिनिश्चित रूप में, लेकिन वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावलियों की दृष्टिकोण से भी एक आयोग की स्थापना की गई सन 1961 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो को स्थापित किया गया। यह देश में अनुवाद की सबसे बड़ी संस्था के रूप में रही है। वैसे आप देखेंगे कि तमाम केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अनुवाद से संबंधित इंस्टीट्यूशन हैं, लेकिन देश में अनुवाद की सबसे बड़ी संस्था है केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो। 1975 ईस्वी में राजभाषा विभाग की स्थापना की गई, जो कि गृह मंत्रालय के अधीन है। 1975 ईस्वी में ही राजभाषा विधायी आयोग की स्थापना की गई, जो कि कानून मंत्रालय के अधीन है। 1997 ईस्वी में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जो कि वर्धा में स्थापित है। और सन 2002 ईस्वी में विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना की गई, जो कि मॉरिशस में इसका सेंटर है। स्थापना तो 2002 में की गई, लेकिन औपचारिक रूप से सन 2008 में ये कार्य करना शुरू किया। तो एक तरीके से आपने देखा कि हिंदी के विकास को ध्यान में रखते हुए विदेश में भी इसकी एक ऑफिस बनाई गई, ताकि हिंदी का प्रचार प्रसार भारत से दूसरे अन्य देशों में भी हो। तो इस तरीके से हमने आधुनिक हिंदी के विकास में जो विभिन्न संस्थाएं हैं, उनके योगदानों को देखा, उनकी स्थापना कब कब हुई, उनके संस्थापक कौन थे। तो जब भी आपको
प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो आप आराम से इसको हल कर सकते हैं। एक जगह इसको संकलित करने की कोशिश की गई थी। तो कमेंट्स कर बताइए कि आज का लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।